क्या कोई ऐसी विधानसभा सीट हो सकती है जहां कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी लगभग हर प्रमुख राजनीतिक धारा ने जीत का स्वाद चखा हो? बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां का मतदाता किसी एक विचारधारा का अंधभक्त नहीं है, बल्कि हर चुनाव में राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को वो पूरी तरह से पलट कर रख देता है। और यही बात इस सीट को इतना दिलचस्प बनाती है। सही कहा। आज हम इस गहन चर्चा में मध्य प्रदेश की बेहद चर्चित दतिया विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की गहराई में जाने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये सीट बड़े बड़े रणनीतिकारों के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। देखिए, दतिया को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये महज हार जीत का कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र के उस जमीनी मिजाज का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है जहां मतदाता बेहद खामोशी से अपना फैसला सुनाता है। खामोशी से, लेकिन बहुत ही जोरदार तरीके से। बिल्कुल। अगर हम पिछले 3 दशकों के चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दतिया का राजनीतिक पेंडुलम कभी भी एक जगह नहीं रुकता। हर चुनाव में यहाँ कुछ नया प्रयोग होता है। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम आज किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद इन आंकड़ों के पीछे छिपे उन सामाजिक और राजनीतिक कारणों को समझना है जो किसी भी नेता को यहाँ अपनी कुर्सी पक्की नहीं मानने देते। हाँ, और हमारा पूरा विश्लेषण विशुद्ध रूप से चुनावी आंकड़ों और उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित होगा। तो चलिए फिर उस पेंडुलम के शुरुआती छोर से बात शुरू करते हैं। 90 के दशक का दौर। अगर हम 1993 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें। जी, 1993। हाँ, तो दतिया में कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के शंभू तिवारी को लगभग 10,000 वोटों के भारी अंतर से हराया था। 10,000 वोट। अब अगर उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो 10,000 वोटों का अंतर एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत जनादेश माना जाता था। किसी को भी लगेगा कि कांग्रेस ने यहाँ अपना किला एकदम अभेद्य कर लिया है। देखिए, राजनीति में जिसे हम मजबूत जनादेश या सुरक्षित सीट कहते हैं ना, हाँ, वो अक्सर एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। भ्रम? वो कैसे? 10,000 वोट तो बहुत होते हैं। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 1993 में कांग्रेस की 10,000 वोटों की जीत बेशक एक तरफा दिखती है। हाँ। ये दिखाता है कि उस वक्त जनता ने एक स्पष्ट निर्णय लिया था। लेकिन इस तथाकथित किले की नींव कितनी कमजोर थी, ये ठीक 5 साल बाद 1998 में साबित हो गया। ओह, 1998 का चुनाव। हाँ, 1998 के चुनाव में दतिया के मतदाताओं ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति को चौंका दिया। मतलब पूरी तरह से उलटफेर। बिल्कुल। कांग्रेस और भाजपा के इस पारंपरिक द्वंद के बीच बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के राजेंद्र भारती ने एक अप्रत्याशित जीत हासिल कर ली। 1 मिनट, मुझे यहाँ आपको रोकना होगा। जी बताइए। 10,000 वोटों की लीड के साथ जीतने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी यानी कांग्रेस, वो अचानक से दौड़ में पिछड़ जाती है और एक तीसरी पार्टी सीट निकाल ले जाती है। हाँ, यही तो दतिया की खासियत है। लेकिन ये रातों रात कैसे संभव हुआ? मतलब क्या कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ी रणनीतिक गलती की या बसपा ने जमीन पर कोई नया समीकरण गढ़ लिया था? देखिए, ये रातों रात नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत गहरा सामाजिक बदलाव काम कर रहा होता है। किस तरह का बदलाव? 90 के दशक के अंत में ना, बसपा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती और ग्वालियर चंबल क्षेत्रों में अपने सामाजिक समीकरणों को बहुत तेजी से मजबूत कर रही थी। अच्छा, तो वो सिर्फ एक लहर नहीं थी, एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस या भाजपा के असंतुष्ट वोटों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि एक उस वर्ग को लामबंद किया जो शायद पहले मतदान प्रक्रिया में इतनी मुखरता से हिस्सा नहीं लेता था। समझ रही हूँ। यानी एक नया वोटर बेस तैयार हो रहा था। जी, दतिया में बसपा की ये जीत इस बात का प्रमाण थी कि वहां का मतदाता किसी पारंपरिक द्विदलीय व्यवस्था में बंद कर नहीं रहना चाहता था। द्विदलीय व्यवस्था यानी 2 पार्टी सिस्टम? हाँ, 2 पार्टी सिस्टम। वो मतदाता विकल्पों की तलाश में था और जमीनी स्तर पर जातियों और समुदायों का एक नया गठजोड़ तैयार हो चुका था। ये दिखाता है कि दतिया का मतदाता किसी एक रंग में रंगा हुआ नहीं था। वो प्रयोग करने से बिल्कुल नहीं डर रहा था। एकदम सही बात है। लेकिन ये पेंडुलम यहीं नहीं रुका है ना। जब हम 2003 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो कहानी फिर से एक नया मोड़ लेती है। हाँ, 2003 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प था। बिल्कुल। 2003 में कांग्रेस के घनश्याम सिंह, जिन्होंने 1993 में जीत दर्ज की थी, वो फिर से वापसी करते हैं। वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम था। हाँ, इस बार उनकी जीत का अंतर 10,000 वोट नहीं था,
ये अंतर सिमटकर मात्र 2,904 वोट रह गया था। और यही 2,904 वोटों का आंकड़ा दतिया के राजनीतिक मनोविज्ञान को समझने की असली चाबी है। वो कैसे? थोड़ा इसे डिकोड कीजिए। देखिए, एक समय 10,000 के अंतर से जीतना, फिर एक तीसरी पार्टी का कब्जा होना और फिर मात्र 2,904 वोटों के छोटे अंतर से वापसी करना, ये एक बहुत स्पष्ट संकेत है। अस्थिरता का संकेत। बिल्कुल। 2,900 वोटों की जीत का मतलब है कि कोई बड़ी लहर नहीं थी। इसका सीधा मतलब है कि मुकाबला इतना कड़ा था कि हर नुक्कड़, हर चौराहे और हर पंचायत में मतदाता बुरी तरह बटा हुआ था। यानी कोई भी दल ये दावा नहीं कर सकता था कि दतिया उनका अपना गढ़ बन चुका है। एकदम सही। ये मार्जिन बताता है कि उम्मीदवार घर घर जाके एक एक वोट के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो बहुत ही मुश्किल जीत थी। तो 2003 तक आते आते दतिया एक ऐसा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका था जहां हर चुनाव एक नया प्रयोग था। हाँ, एक राजनीतिक म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा था। म्यूजिकल चेयर बिल्कुल सही उपमा है। लेकिन फिर हम 2008 के दौर में प्रवेश करते हैं। 2003 की उस कांटे की टक्कर के बाद दतिया की कहानी में एक नया चेहरा उभरता है। जी, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। हाँ, ऐसा लगता है कि एक पार्टी आखिरकार वहां अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हो रही है। 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहद मजबूत वापसी की। बहुत ही जबरदस्त वापसी थी वो। भाजपा के नरोत्तम मिश्रा ने बसपा के राजेंद्र भारती को, वही राजेंद्र भारती जिन्होंने 1998 में चौंकाने वाली जीत दर्ज की थी, उन्हें 11,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। 11,000 वोट। तो अचानक से ये इतना बड़ा उछाल कैसे आ गया? अभी तो हम 2,900 वोटों की बात कर रहे थे। इसके पीछे नेतृत्व का चेहरा और वोटों का ध्रुवीकरण दोनों काम करते हैं। देखिए, 2003 के अस्थिर जनादेश के बाद मतदाता शायद एक स्पष्ट नेतृत्व की तलाश में था। एक मजबूत नेता की तलाश। बिल्कुल। नरोत्तम मिश्रा के रूप में भाजपा ने एक ऐसा चेहरा पेश किया जो संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत था। 2008 में 11,000 से अधिक वोटों से जीतना ये बताता है कि भाजपा ने दतिया में उन अलग अलग गुटों को एक साथ लाने में सफलता पाई जो 2003 में पूरी तरह से बटे हुए थे। हाँ, उन्होंने दतिया के उस अस्थिर पेंडुलम को कुछ समय के लिए थाम लिया था। और ये केवल एक संयोग नहीं था। अगर हम आगे के आंकड़े देखें, हाँ, 2013 के परिणाम, नरोत्तम मिश्रा ने अपनी स्थिति को और भी अधिक मजबूत किया। उन्होंने 2013 में कांग्रेस को 12,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। ग्राफ ऊपर ही जा रहा था। 11,000 की लीड, फिर 12,000 की लीड। ऐसा लग रहा था कि वो म्यूजिकल चेयर का खेल अब खत्म हो गया है और भाजपा ने अपनी जमीन पक्की कर ली है। किसी को भी यही लगेगा। राजनीति में जब आप लगातार 2 बार इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर आता है साल 2018 और यहाँ आकर आंकड़े एक बहुत ही अजीब कहानी कहते हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानी। 2018 में नरोत्तम मिश्रा चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन जीत का जो अंतर 2013 में 12,000 से ऊपर था, वो 2018 में सिकुड़कर मात्र 2,656 वोट रह जाता है। जी, मात्र 2,600 वोट। ये कुछ अर्थशास्त्र के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जैसा लग रहा है मुझे। मतलब घटती लोकप्रियता का सिद्धांत। बिल्कुल, आपने बहुत सही शब्द पकड़ा है। जब कोई नेता लगातार जीत रहा हो, सत्ता में हो, तो अचानक ये ग्राफ जमीन की तरफ क्यों गिरने लगता है? 12,000 से सीधे 2,600 पर आना कोई सामान्य बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल सामान्य नहीं है। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत राजनीति में बहुत सटीकता से लागू होता है। कैसे? 2018 में जो हुआ वो महज कुछ हजार वोटों का कम होना नहीं था। राजनीतिक भाषा में से हम एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर कहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, जब कोई व्यक्ति या पार्टी लगातार 10-15 साल तक सत्ता में रहती है तो मतदाताओं की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। हाँ, और छोटी छोटी शिकायतें जमा होने लगती हैं। बिल्कुल, जैसे किसी मोहल्ले में सड़क न बनना या स्थानीय प्रशासन से कोई नाराजगी। जीत का अंतर 12,000 से गिरकर 2,600 पर आना एक विश्लेषक के तौर पर यह बताता है कि दतिया की जनता का एक खामोश विद्रोह जमीन के नीचे पनप रहा था। मतलब मतदाता फिर से अपना मन बदल रहा था। हाँ, वो बस एक सही विकल्प या सही मौके का इंतजार कर रहा था। ये एक तरह से तूफान से पहले की शांति थी। और वो तूफान आया 2023 के विधानसभा चुनाव में। बहुत ही जोरदार तूफान था वो। 2018 के उन सिकुड़ते फासलों ने जो जमीन तैयार की थी, उसका अंतिम परिणाम 2023 में एक बहुत बड़े उलटफेर के रूप में सामने आया। दतिया ने फिर साबित कर दिया है कि वहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बिल्कुल,
2023 में एक बार फिर राजेंद्र भारती ने वापसी की और इस बार उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों के स्पष्ट अंतर से हरा दिया। जी वही राजेंद्र भारती जी ने 2008 में हार का सामना करना पड़ा था। सोचिए, ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह है जहां पात्र वही है लेकिन हर नए सीन में बाजी पलट जाती है। एकदम सही। 2023 का परिणाम केवल एक व्यक्ति की हार या दूसरे की जीत नहीं था। तो ये क्या था? ये उस पूरी प्रक्रिया का चरम था जिसकी शुरुआत 2018 के उन 2600 वोटों के छोटे अंतर से हुई थी। राजेंद्र भारती की ये जीत ये संदेश दे रही थी कि दतिया का मतदाता किसी भी नेता को अजेय नहीं मानता। आप चाहे कितने भी बड़े मंत्री हों या आपका संगठन कितना भी मजबूत हो, अगर जमीन पर मतदाता आपसे छिटक गया तो परिणाम पलटते देर नहीं लगती। बिल्कुल, लेकिन 2023 की इस कहानी का सबसे आश्चर्यजनक पहलू ये जीत नहीं है। असली ट्विस्ट तो चुनाव के बाद आया है। हाँ, और वो ट्विस्ट बहुत ही अप्रत्याशित था। अगर ये कोई प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन होता है ना, तो यहाँ एक बड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज का बैनर चल रहा होता। बिल्कुल चलता। चुनाव जीत लिया गया, परिणाम आ गए, जश्न भी मन गया, लेकिन फिर राजनीति के अखाड़े के बाहर से एक बाउंसर आता है। कानूनी बाउंसर। हाँ, 2023 में जीतने के बावजूद दतिया में अब फिर से उपचुनाव की नौबत आ गई है और मजे की बात यह है कि इसका कारण कोई राजनीतिक इस्तीफा या दल बदल नहीं है। जी नहीं, इसका कारण है एक कानूनी पेच। बिल्कुल, राजेंद्र भारती को एक आपराधिक मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाई गई और इसका सीधा असर ये हुआ कि उनकी विधानसभा की सदस्यता ही समाप्त हो गई। एक झटके में पूरी बिसात पलट गई। वही तो, वो सीट जो इतने बड़े उलटफेर के बाद जीती गई थी फिर से खाली हो गई। रातों रात पूरे समीकरण बदल गए। मेरा सवाल ये है कि अदालत का एक फैसला पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को, जनता के जनादेश को कैसे ओवरराइड कर सकता है? ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, कई बार आम जनता को लगता है कि चुनाव जीत लिया तो 5 साल की सत्ता पक्की हो गई। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। लेकिन यहाँ काम करता है जन प्रतिनिधित्व कानून, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। आरपीए। हाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं, जैसे 2013 का लिली थॉमस जजमेंट। अच्छा, वो जजमेंट क्या कहता है? वो ये स्पष्ट करता है कि यदि किसी भी मौजूदा सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाती है। तत्काल प्रभाव से? कोई अपील का समय नहीं? पहले अपील करने के लिए 3 महीने का समय मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दतिया के मामले में ठीक यही हुआ। बाप रे, ये तो राजनीति और कानून का वो चौराहा है जहां आकर सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार भी बेबस हो जाते हैं। बिल्कुल, आप जमीन पर पसीना बहाते हैं, लहर बनाते हैं, चुनाव जीतते हैं और फिर एक अदालती फैसला आपको वापस शून्य पर ला खड़ा करता है। लोकतंत्र और न्यायपालिका का ये इंटरसेक्शन सचमुच बहुत ताकतवर है और अब दतिया वापस उसी शून्य पर है जहां से एक नई जंग की शुरुआत हो रही है। एक बिल्कुल नई जंग। अतीत के इन सारे उलटफेर और वर्तमान की इस कानूनी रिक्तता को समझने के बाद अब हमारी नजर उस लड़ाई पर होनी चाहिए जो आज लड़ी जा रही है, यानी वर्तमान उपचुनाव। जी, हम बात कर रहे हैं दतिया के इस हाई वोल्टेज उपचुनाव की। देखिए, उपचुनाव का मनोविज्ञान आम चुनावों से बिल्कुल अलग होता है। वो कैसे अलग होता है? जब कोई सीट इतने नाटकीय तरीके से खाली होती है ना, तो वहां होने वाला चुनाव केवल एक विधायक चुनने तक सीमित नहीं रहता। वो पूरे राज्य की राजनीति के लिए एक लिटमस टेस्ट बन जाता है। दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल। बिल्कुल, इस समय मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा के नजरिए से देख रहे हैं। तो चलिए इस वर्तमान मुकाबले के चेहरों को देखते हैं। इस बार मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है। जी। और हाँ, ये वही घनश्याम सिंह है जिन्होंने 1993 और 2003 में दतिया से जीत हासिल की थी। अनुभवी नेता हैं। बिल्कुल, वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं। और दूसरी तरफ है भाजपा के आशुतोष तिवारी। ये कुछ शतरंज या चेस के खेल जैसा लग रहा है मुझे। कैसे? देखिए, एक तरफ कांग्रेस का पुराना वजीर है जिससे बोर्ड के हर कोने का हर चाल का पता है, और दूसरी तरफ भाजपा ने एक बिल्कुल नई चाल चली है, एक नया प्यादा आगे बढ़ाया है। ये उपमा बहुत ही सटीक है। ये स्पष्ट रूप से अनुभव बनाम नई रणनीति की लड़ाई है। अनुभव बनाम नई रणनीति। कांग्रेस ने अपने सबसे परखे हुए अनुभवी और पुराने योद्धा पर दांव लगाया है। घनश्याम सिंह दतिया की जमीन को, वहां के मिजाज को और वहां की जातियों के गणित को दशकों से जानते हैं। वो वहां की रग रग से वाकिफ है। बिल्कुल। दूसरी ओर भाजपा ने एक नया कार्ड खेला है। भाजपा के लिए ये सीट वापस पाना
अपनी साख बचाने जैसा है। क्योंकि 2023 की हार उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। हाँ, खासकर तब जब उन्होंने अपना एक कद्दावर नेता वहां से खो दिया था। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझाइए। जी पूछिए। क्या भाजपा के लिए एक नया चेहरा उतारना इस समय बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? मतलब जब सामने एक 3 बार का विधायक खड़ा हो तो क्या एक नए चेहरे पर दांव लगाना सुरक्षित है? देखिए, कई बार राजनीति में नया चेहरा उतारना जोखिम से ज्यादा एक रणनीतिक जरूरत होती है। रणनीतिक जरूरत, वो कैसे? जैसा कि हमने 2018 के सिकुड़ते मार्जिन में देखा था, पुराने चेहरों के साथ एक एंटी इनकम्बेंसी जुड़ जाती है। लोग पुराने चेहरों से ऊबने लगते हैं। एक फटीग आ जाती है। बिल्कुल। एक नया उम्मीदवार उतारकर पार्टियां अक्सर उस स्थानीय सत्ता विरोधी लहर को काटने की कोशिश करती हैं। तो नया चेहरा एक फ्रेश स्टार्ट की तरह काम करता है। हाँ, और नया चेहरा नए सामाजिक समीकरणों को साधने का भी एक टूल होता है। वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनौती है कि वह साबित करे कि 2023 की जीत केवल किसी एक उम्मीदवार की व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि जनता का कांग्रेस पार्टी के प्रति स्थायी भरोसा था। एकदम सही। और यही बात इस उपचुनाव को इतना रोमांचक बनाती है। अनुभव का अपना एक अलग वजन होता है। लोग जाने पहचाने चेहरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन नई रणनीति और नए चेहरे हमेशा बदलाव की एक नई उम्मीद लेकर आते हैं। बिल्कुल। दतिया का यह उपचुनाव सिर्फ विधानसभा में एक संख्या बढ़ाने या घटाने का चुनाव नहीं है, ये उससे कई बड़ा संदेश देने वाला है। जी, यह चुनाव यह तय करेगा कि जब कोई सीट कानूनी कारणों से अचानक खाली होती है तो क्या जनता किसी तरह की सहानुभूति की लहर पर सवार होती है, या वो पूरी तरह से एक नया तार्किक फैसला लेती है। हाँ। क्या राज्य का मतदाता चेहरे को देखकर वोट देता है या पार्टी की विचारधारा को? इन सवालों के जवाब दतिया के परिणाम से ही तय होंगे। और ये परिणाम मध्य प्रदेश की आने वाली राजनीति की दिशा भी तय करेगा। दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे 1993 के 10,000 वोटों की एक तरफा जीत से शुरुआत हुई जी। फिर 1998 में बसपा ने कैसे उस किले को ढाया, 2003 में कांग्रेस की वापसी हुई, लेकिन मार्जिन सिर्फ 2900 वोटों का रह गया। और फिर भाजपा का दौर आया। हाँ, नरोत्तम मिश्रा का उभार, 2013 की 12,000 वोटों की पीक और फिर 2018 में मार्जिन का गिरकर 2600 रह जाना, जो कि एंटी इनकम्बेंसी का साफ संकेत था। बिल्कुल, हमने 2023 के उस बड़े उलटफेर को देखा और अंत में उस कानूनी झटके को समझा जिसने आज इस उपचुनाव की जमीन तैयार की है। दतिया का ये पूरा इतिहास इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि लोकतंत्र में कुछ भी कोई भी स्थायी नहीं है। सही कहा। यहाँ की जनता ने बार बार ये साबित किया है कि राजनेता केवल मोहरे हैं, सत्ता की असली चाबी अंततः जनता के ही पास है। और यहाँ हमारा काम इस चर्चा में महज इन ऐतिहासिक और वर्तमान तथ्यों को निष्पक्षता से श्रोताओं के सामने रखना था। बिल्कुल बिना किसी का पक्ष लिए। दतिया में जीत किसकी होगी, कौन सा दाव सफल होगा, क्या अनुभव जीतेगा या नई रणनीति, ये फैसला करना हमारा काम नहीं है। ये फैसला पूरी तरह से दतिया की जनता के विवेक पर निर्भर करता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी में है। एकदम सही बात है। अंतिम मुहर हमेशा जनता की ही होती है। लेकिन इन चुनावी पन्नों को बंद करने से पहले दतिया के इस पूरे म्यूजिकल चेयर और पेंडुलम वाले खेल को देखते हुए मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा है। कैसा सवाल? ये एक ऐसा सवाल है जो इन जीत हार के आंकड़ों से एक कदम आगे की बात करता है, और हम चाहेंगे कि श्रोता भी इस पर गंभीरता से विचार करें। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, जब किसी क्षेत्र में मतदाता हर बार अपने प्रतिनिधि बदल देते हैं, जब जीत का अंतर कभी 12,000 होता है और कभी गिरकर 2600 रह जाता है, जब अलग अलग विचारधारा की पार्टियां एक ही जमीन पर आकर जीत का स्वाद चखती हैं, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि वहां का मतदाता राजनीतिक रूप से बहुत अधिक जागरूक, मुखर और परिपक्व हो गया है? यानी वो किसी भी नेता को आराम तलब नहीं होने देना चाहता। बिल्कुल। या फिर क्या इसका दूसरा पहलू ये है कि राजनीतिक दल लगातार जमीनी स्तर पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल हो रहे हैं? ये बहुत ही अहम पॉइंट है। क्या ये अस्थिरता इस बात का सबूत है कि मतदाता महज एक निराशा से दूसरी निराशा के बीच झूल रहा है और उसके पास कोई ऐसा ठोस विकल्प नहीं है जो लंबी अवधि तक उसका भरोसा जीत सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। शायद
दतिया के आने वाले चुनाव परिणामों में इसका कुछ अक्स दिखाई दे? बिल्कुल, हमें परिणामों का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। जी, इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।